हेलो स्टूडेंट्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों के बारे में। आज का अपना टॉपिक है केपलर्स लॉज, अर्थात ग्रहों की गति संबंधी केपलर ने विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें केपलर के नियमों से जाना जाता है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। केपलर के नियम के अंतर्गत पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वे सभी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। ये ग्रहों की गति संबंधी केपलर का पहला नियम है। दूसरा नियम, सूर्य से ग्रह तक की रेखा समान समय में समान क्षेत्र को पार करती है। और तीसरा, ग्रह की कक्षा का समय सूर्य के चारों ओर उसके कक्षीय अर्ध प्रमुख अक्ष या अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यानी कि केपलर के ग्रहों के गति संबंधी जो 3 नियम है, इन्हें हम एक एक करके यहाँ पर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत केपलर का पहला नियम, लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। केपलर का प्रथम नियम लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, या जिसे कक्षा का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसमें सूर्य इस दीर्घवृत्त की किसी एक नाभि या फोकस पर स्थित होता है। ईच प्लेनेट moves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one focus। यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर जब दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो इस दीर्घवृत्त की किसी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार मार्ग में 2 नाभियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्रमशः S1 S2 ले सकते हैं। इनमें से किसी भी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है। इसे ग्रहों की गति संबंधी केपलर का प्रथम नियम कहा जाता है। केपलर के प्रथम नियम की मुख्य बातें क्या हैं, वो यहाँ हम देखते हैं। दीर्घवृत्त एक मुड़े हुए वृत्त जैसा होता है। आगे हम इसे डायग्राम में समझाएंगे आपको। दीर्घवृत्त क्या होता है? एक मुड़े हुए वृत्त जैसा होता है, लगभग अंडाकार होता है। इस दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। सूर्य को दीर्घवृत्त के एक फोकस पर रखा गया है, या सूर्य को दीर्घवृत्त के एक फोकस पर माना जाता है। ग्रह अपनी कक्षा में दीर्घवृत्त का अनुसरण करता है। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब यह वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण न करके
दीर्घवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है। ग्रह से सूर्य की दूरी लगातार बदलती रहती है। कभी यह सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होता है, कभी यह सूर्य के निकट होता है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता शून्य से लेकर 1 तक होती है। उत्केंद्रता को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। उसकी वैल्यू 0 to 1 तक होती है। अगर दीर्घवृत्ताकार मार्ग वृत्ताकार रूप में होता तो इसकी उत्केंद्रता शून्य होती है। एक पूर्ण वृत्त के लिए उत्केंद्रता का जो वैल्यू होती है, मान होता है, वह शून्य होता है। दीर्घवृत्त को 2 अक्षों द्वारा परिभाषित किया जाता है। दीर्घवृत्त की 2 एक्सिस होती हैं, 2 अक्षें होती हैं, जिन्हें क्रमशः दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष कहा जाता है। इन सभी खास बातों को हम डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम में एक एलिप्टिकल पथ या दीर्घवृत्ताकार पथ को दर्शाया गया है। इसमें 2 नाभियां, फोकस फर्स्ट और फोकस सेकेंड, 2 फोकस होते हैं इस दीर्घवृत्ताकार पथ के, जिसके किसी एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। माना कि यहाँ पर फोकस फर्स्ट पर सूर्य स्थित है, तब ग्रह इस फोकस के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है। इस स्थिति में यह कभी सूर्य के अधिक निकट होता है, जिसे पेरिहेलियन स्थिति कहा जाता है। जब यह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होता है तो इसे अपहेलियन स्थिति कहा जाता है। पेरिहेलियन, अपहेलियन। पेरिहेलियन का मतलब ग्रह सूर्य के निकट स्थित है। अपहेलियन का मतलब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। इस दीर्घ वृत्ताकार पथ में 2 एक्सिस, एक मेजर एक्सिस जिसे दीर्घ अक्ष कहते हैं, एक माइनर एक्सिस जिसे लघु अक्ष कहते हैं। मेजर एक्सिस को स्मॉल ए से और माइनर एक्सिस को स्मॉल बी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस डायग्राम के द्वारा हम ग्रह की दीर्घवृत्ताकार पथ को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें इसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये कहलाता है केपलर का प्रथम नियम। इस नियम में उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वे सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसी श्रेणी में हम देखते हैं केपलर का दूसरा नियम, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। केपलर का जो दूसरा नियम है वह है इक्वल एरियाज, यानी कि क्षेत्रफल का नियम कहलाता है। क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं। आगे समझेंगे इसको क्षेत्रफल का नियम क्यों कहा गया है। केपलर का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार सूर्य से ग्रह तक खींची गई रेखा जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, उस स्थिति में जहाँ पर भी वह स्थित होता है, तब सूर्य से ग्रह तक खींची गई रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्र को काटती है। मतलब समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है।
A line joining a planet to the sun sweeps out equal areas in equal times, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। क्या कह रहा है ये नियम? सूर्य से ग्रह तक खींची गई रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्र को काटती है या तय करती है। इसका मतलब होता है ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है वह हमेशा नियत रहती है, अर्थात dA/dt इक्वल स्थिरांक, किसी समय अंतराल में प्रसर्पित या तय किया गया क्षेत्रफल। dA/dt ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है। इसे ग्रहों की गति संबंधी केपलर का दूसरा नियम कहते हैं। इस नियम को हम इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में ग्रह की दो स्थितियों के लिए एरिया या क्षेत्रफल को दर्शाया गया है। इसमें एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड। देखिए, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा होता है, तब माना कि वह स्थिति P1 पर है और यह ग्रह स्मॉल t समय में P1 से P2 पर आ जाता है, तब इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल P1/P2, जिसे हम एरिया फर्स्ट कह रहे हैं, P1/P2 जिसे हम एरिया फर्स्ट कहते हैं, ये ग्रह की सूर्य से निकट स्थिति के लिए दर्शाया गया है। यहाँ पर ग्रह की गति कुछ अधिक होती है और जब ग्रह सूर्य से दूर होता है उस स्थिति में एरिया 2 को दर्शाया गया है। माना किसी क्षण ग्रह P3 पर स्थित है और दीर्घवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करते हुए उतने ही समय में, यानी कि स्मॉल t समय में, यह ग्रह P3 से P4 स्थिति में पहुंच जाता है। इस स्थिति में ग्रह द्वारा प्रसर्पित क्षेत्रफल या तय किया गया क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? P3/P4, जिसे एरिया 2 से प्रदर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि दूसरा नियम यही कहता है, ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसलिए इसको क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। यानी कि उस समय अंतराल, समान समय अंतराल के लिए dA/dt का मान जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि P1/P2 या P3/P4 ये दोनों एरियाज क्या होते हैं? दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एरियाज फर्स्ट में P1 से P2 की जो दूरी है वो ज़्यादा नज़र आ रही है और P3 से P4 की दूरी क्या हो रही है? थोड़ा कम नज़र आ रही है इसमें। ऐसी परिस्थिति में जब ग्रह सूर्य के पास स्थित होता है, यानी कि पेरिहेलियन स्थिति में होता है, उस स्थिति में ग्रह की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। ग्रह की चाल क्या ग्रह की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। P1 से P2 में आएगा, इस समय इसकी चाल बढ़ जाती है। और जब ग्रह सूर्य से दूर स्थित होता है, अपहेलियन स्थिति में स्थित होता है, तब इसकी चाल धीमी हो जाती है। इस कारण से दोनों एरियाज जो होते हैं, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये है ग्रहों की गति संबंधी केपलर का दूसरा नियम।
इसी श्रेणी में आगे हम बढ़ते हैं। केपलर के दूसरे नियम का सार क्या है, मतलब क्या है। केपलर का दूसरा नियम यह बताता है कि ग्रह अपनी कक्षा में समान समय में सूर्य से समान दूरी तय करते हैं, भले ही ग्रह सूर्य के पास हो या दूर। गति में परिवर्तन, जैसे कि हमने बताया, पेरिहेलियन स्थिति में गति बढ़ जाती है, जबकि अपहेलियन स्थिति में उसकी गति धीमी हो जाती है। इसका मतलब है कि ग्रह सूर्य के निकट बिंदु पेरिहेलियन पर तेज गति से और सबसे दूर बिंदु अपहेलियन पर धीमी गति से चलता है। इसी कारण से पेरिहेलियन और अपहेलियन स्थिति में एरिया जो होते हैं, क्षेत्रफल समान होते हैं, यानी कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल होगा। इसके बाद क्षेत्रफल, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, और यही दूसरे नियम का कथन होता है। भले ही ग्रह की गति बदल रही हो, ग्रह की गति क्या हो रही है, बदल रही है। सूर्य निकट होगा, ग्रह जब सूर्य के निकट होगा उसकी गति तेज हो जाएगी, जब ग्रह सूर्य से दूर बिंदु पर होगा या अबेलियन स्थिति में होगा तो उसकी गति धीमी हो जाएगी। इस प्रकार भले ही ग्रह की गति बदल रही हो, लेकिन सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्रसरित करती है या तय करती है, जिसे हम ग्रहों की गति संबंधी केपलर का दूसरा नियम कहते हैं। इसी श्रेणी में केपलर का तीसरा नियम। केपलर ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया, पहला नियम, दूसरा नियम और ये तीसरा नियम। पहले नियम और दूसरे नियम के बारे में हमने जाना। पहला नियम कक्षाओं का नियम कहलाता है, दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम कहलाता है, तीसरा नियम देखते हैं हम लॉ ऑफ पीरियड्स। तीसरा नियम जो है ये आवर्तकाल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है ये, आवर्तकाल का नियम। पहला नियम कक्षा का नियम, दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम, तीसरा नियम आवर्तकाल का नियम। तो केपलर का तीसरा नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर एक ग्रह के कक्षीय अवधि का वर्ग यानी कि कक्षीय अवधि यदि हम कैपिटल टी से डिनोट करें, यदि हम कक्षीय अवधि को कैपिटल टी से डिनोट करें तो इसका वर्ग यानी कि टी स्क्वायर, उसके कक्ष के अर्ध प्रमुख अक्ष का मतलब है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। एक दीर्घवृत्ताकार पथ में 2 एक्सिस होती है, 2 एक्सिस जिसमें एक मेजर एक्सिस होती है जिसको दीर्घ अक्ष कहते हैं, एक माइनर एक्सिस जिसको लघु अक्ष कहते हैं। तो जो मेजर एक्सिस है उसका आधा प्रायः है दीर्घवृत्ताकार पथ के लिए दीर्घ अक्ष को 2a और लघु अक्ष को 2b से प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए 2a का आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। उसके कक्ष के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, टी स्क्वायर समानुपाती स्मॉल a क्यूब। स्मॉल a क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष। कब है, जबकि हमने दीर्घ अक्ष को 2a से डिनोट किया है। 2a क्या है, दीर्घ अक्ष होती है और 2b क्या होती है, लघु अक्ष होती है। इस प्रकार केपलर का तीसरा नियम टी स्क्वायर समानुपाती a क्यूब गणितीय रूप से दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट।
सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट, यानी कि इसके दीर्घवृत्ताकार पथ की जो दीर्घ अक्ष होती है उसके आधी, तो टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब, ये कहलाता है केपलर का तीसरा नियम। इस तीसरे नियम को हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करें। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर, यहाँ पर हमने जैसे कि सन को इस दीर्घवृत्त की दूसरी नाभि पर स्थित माना है, इसके चारों ओर एक प्लेनेट ब्लू कलर में, वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चक्कर लगा रहा है। इस स्थिति में इस ग्रह का परिक्रमण काल का मतलब होता है एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। इस परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि टी स्क्वायर, यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है 2a होती है, जबकि माइनर एक्सिस 2b होती है। तो मेजर एक्सिस का आधा क्या होगा, स्मॉल a होगा। तब केपलर के तीसरे नियम के अनुसार टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब, ये केपलर के तीसरे नियम का गणितीय रूप कहलाता है। ये कहलाता है केपलर का तीसरा नियम। केपलर के तीसरे नियम को गणितीय रूप में टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब से शो किया जाता है। इस समानुपाती को हटाकर हम यहाँ पर टी स्क्वायर के ए क्यूब ले सकते हैं, के एक समानुपाती स्थिरांक को व्यक्त कर सकते हैं। आगे इसके मैथमेटिकल फॉर्म को हम देख सकते हैं। यहाँ टी क्या होता है, ग्रह की परिक्रमा अवधि है, चक्कर लगाने का समय है, अर्थात सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ये क्या हुआ है, क्या है यहाँ पर, एक ग्रह की कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष होती है, या हम यहाँ पर अर्धदीर्घ अक्ष के स्थान पर सूर्य और ग्रह के मध्य की औसत दूरी को भी ले सकते हैं। औसत दूरी का मतलब क्या होगा, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह कभी सूर्य के अधिक निकट होता है, कभी वह सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होता है। इसकी विभिन्न स्थितियों में सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली दूरियों का औसत लें तो वह उसकी औसत दूरी कहलाती है। उस स्थिति में टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब लिया जाता है। तो यह कहलाता है केपलर के तीसरे नियम का गणितीय रूप। यहाँ सूर्य से दूर स्थित ग्रहों की परिक्रमा अवधि सूर्य के निकट स्थित ग्रहों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ये नियम क्या कह रहा है, टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब, जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर स्थित होते हैं उस ग्रह का परिक्रमण काल भी उतना ही अधिक होता है, और जो ग्रह सूर्य के बहुत अधिक निकट होते हैं उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब की परिक्रमण जो अवधि है वह सब अलग अलग होती है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिनों में करती है, जबकि मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिनों में करता है, क्योंकि मंगल की दूरी सूर्य से पृथ्वी की तुलना में अधिक होती है। यानी कि पृथ्वी मंगल की अपेक्षा सूर्य के ज़्यादा निकट है। वैसे सबसे कम दूरी बुध ग्रह की होती है, बुध से अधिक
पृथ्वी की होती है। पृथ्वी के बाद फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार सभी ग्रहों का परिक्रमण काल अलग अलग होता है। इस डायग्राम में विभिन्न ग्रहों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए दर्शाया गया है, जिसमें सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य के अति निकट ग्रह है बुध ग्रह है, जो बहुत ही छोटा यहाँ पर दर्शाया गया है। बुध के बाद में शुक्र ग्रह है, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। इन ग्रहों में नेपच्यून सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, जिसका परिक्रमण काल बहुत अधिक, लगभग 165 वर्ष। कितना होता है? लगभग 165 वर्ष। एक्यूरेट होता है 164.79 ईयर्स, जिसे हम 165 वर्ष लगभग ले सकते हैं। तो जो ये ग्रह सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए इसका परिक्रमण काल भी बहुत अधिक होता है। क्रमशः इन ग्रहों का परिक्रमण काल हम देखें तो निकटतम ग्रह बुध, जिसका परिक्रमण काल केवल 88 दिन होता है, 88 डेज। कितना होता है? 88 दिन होता है। जबकि शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल इससे कुछ अधिक 225 दिन होता है, 225 डेज। पृथ्वी का परिक्रमण काल, जैसा कि पहले बताया, 365 दिन होता है। यानी पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। इसके पश्चात मंगल 687 दिनों में एक चक्कर पूर्ण करता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग 12 वर्ष यानी कि 11.86 वर्ष में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है। इसी प्रकार शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर इस दीर्घवृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29 वर्ष 29.46 ईयर्स का टाइम लगता है। यूरेनस और नेपच्यून को इनसे और अधिक ज़्यादा टाइम लगता है। यूरेनस का परिक्रमण काल 84 वर्ष लगभग होता है, यानी कि 84.01 ईयर्स। और सबसे ज़्यादा टाइम नेपच्यून ग्रह को लगता है, वो होता है लगभग 165 वर्ष या 164.79 वर्ष। ये ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने ग्रहों की गति संबंधी केपलर के 3 नियमों को देखा। ये नियम क्रमशः कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम व आवर्तकाल का नियम कहलाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमें केपलर के सभी नियमों को अच्छे से समझा है। आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।